फरवरी का महीना था। हल्की गुलाबी ठंड आसमान से बरसा रही थी। नवयुगलों के लिए ये सबसे ज्यादा रोमांटिक महीना होता है प्यार करने के लिए। अनेरी ने रात 9 बजे ऑफिस से निकलते ही नितिन को फोन किया। मैं अभी निकल रही हूँ ऑफिस से, तुम घर पहुँच गए? हाँ, जल्दी फ्री हो गया था, सीधे घर ही आ गया। अनेरी ने कहा, डिनर का क्या करना है? ऑर्डर करना है। मुझे भी घर आते आते आधा घंटा तो लग ही जाएगा। नितिन ने कहा, ऑर्डर कर दो यार, चाइनीज ऑर्डर कर देना। अनेरी का दिन काफी व्यस्त रहा था, शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थक गई थी। अभी भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। नितिन और अनेरी एक ही डिजाइनिंग स्टूडियो में अलग अलग डिवीजन में काम करते हैं। अनेरी पुणे की है और मुंबई में 2 साल से एक बड़ी कंपनी में नितिन से बड़ी पोस्ट पर है और बहुत अच्छी तरह अपनी लाइफ जी रही है। नितिन के साथ 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। दोनों एक मीटिंग में मिले थे। एक ही बिल्डिंग में दोनों के ऑफिस हैं, बस अलग अलग हैं। नितिन दिल्ली का है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी फ्लैट शेयर कर रहे हैं और काम भी मिल बांट कर करते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मगर आजकल नितिन के बारे में जितनी गहराई से सोचती जा रही थी, कहीं कुछ खल रहा था जिस पर पहले कभी ध्यान नहीं गया था। वह जब घर पहुंची, नितिन कोई मूवी देख रहा था। फ्रेश होकर अनेरी भी लेट गई। इतने में खाना भी आ गया। दोनों ने डिनर साथ किया, सोने गए। अनेरी लेटी लेटी फोन पर ही कुछ देख रही थी। नितिन ने अनेरी के पास लेटकर अपनी बाहों में भर लिया। अनेरी भी उसके सीने से लगती हुई बोली, कैसा था दिन? नितिन बोला, बोर। अनेरी चौंकी। क्यों? नितिन बोला, बहुत काम करना पड़ा। अनेरी, तो इसमें बुराई क्या है? नितिन, अरे यार, मेरा मन ही नहीं करता कोई काम करने का। मन होता है कि बस आराम करूं। घर में भी सब मुझे कामचोर कहते हैं, नितिन ने हंसते हुए बताया और आगे शरारत से कहा, असल में बस मन यही होता है कि या आराम करूं या तुम्हें प्यार। अनेरी, पर डियर, खाली आराम या मुझे प्यार करने से तो लाइफ नहीं चलेगी, न चल जाएगी। बड़े आराम से देखो, तुम्हारी सैलरी मुझसे बहुत ज्यादा है, इसमें हमारा घर आसानी से चल सकता है। और तुम हो भी अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान, वहाँ का भी सब तुम्हारा है। चलो शादी कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। कहते कहते नितिन उसके थोड़ा और नजदीक आ गया। दोनों अंदर बहुत गर्म थे। दोनों की धड़कनें जब तेज होने लगी तो बाकी बातों की फिर जगह न रही। दोनों के लब एक दूसरे से छू गए। अनेरी सब भूल कर क्रिया में खोसी गई। सब भूल दोनों एक दूसरे से लिपटते चले गए। दोनों के अंग से अंग मिले और सर्दी में जिस्म गर्म होते गए। दोनों इस उलझे जैसे एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध चल रहा हो, कौन पहले। अगले कुछ दिन तो रोज की तरह ही बीते। दोनों पति पत्नी तो नहीं थे, पर लिव इन में रहने वाले थे, पर रहते तो पति पत्नी की ही तरह। रिश्ते पर मुहर नहीं लगी होती है, पर रिश्ता तो होता ही है। कभी नोक झोंक भी होती, फिर रूठना मनाना भी होता। पर कुछ बातें अनेरी को आजकल सचमुच खल रही थीं। बातें तो छोटी थीं, पर उन पर ध्यान तो जा ही रहा था। हर तरह के खर्च अनेरी के ही जिम्मे आते जा रहे थे। सारे बिल्स, खाने पीने के सामान की जिम्मेदारी, फ्लैट का किराया भी काफी दिन से नितिन ने नहीं दिया था। यह विषय आने पर कहता कि यार, तुम तो मुझसे ज्यादा कमाती हो, मेरे पास तो प्यार है बस। ऐसा नहीं कि नितिन की सैलरी बहुत कम थी, हाँ, अनेरी जितनी नहीं थी। इस पर अनेरी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर नितिन को इतना प्यार करने लगी थी कि उससे पैसों की बात करना उसे बहुत छोटी बात लगती थी। वह यही सोचती कि एक दिन तो दोनों शादी कर ही लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर जितना नितिन को दिन ब दिन जान रही थी, वह मन ही मन थोड़ा अलर्ट हो रही थी।
6 महीने और बीते। अनेरी ने नोट किया, नितिन जब भी अपने घर दिल्ली जाता, वहाँ से उसे न कोई फोन करता, न किसी तरह का कोई मतलब रखता। एक दिन उसके कलीग किशन ने अनेरी को हिंट दिया कि नितिन अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए उसके दिल्ली के चक्कर बढ़ गए हैं। अनेरी के लिए यह एक बड़ा झटका था। वह अकेले में खूब रोई, सचमुच नितिन को अपना जीवन साथी मानने लगी थी। बहुत दुखी भी रही, पर वह आजकल की हिम्मती, आत्मनिर्भर और इंटेलिजेंट लड़की थी। जी भर कर रोने के बाद वह सोचने लगी कि अच्छा हुआ नितिन की सच्चाई पता चल गई। वही तो सारे खर्च, सारे काम करती आ रही थी। ठीक है, अब ब्रेकअप होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया में न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। मैं एक चालाक लड़के के लिए अब और नहीं रोऊंगी, एक बार फिर अपनी लाइफ शुरू करूंगी। नितिन जब वापस आया तो अनेरी ने उसे लंच टाइम में ऑफिस की कैंटीन में आने के लिए कहा और सीधे सीधे बात करना शुरू किया। देखो नितिन, मुझे साफ साफ बात करना पसंद है, अब हम साथ नहीं रह सकते। नितिन चौंका, क्या हुआ? मैं और बेवकूफ नहीं बन सकती, तुम आराम से अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहकर काफी आर्थिक रूप से नुकसान उठा चुकी हूँ, अब इतनी भी बेवकूफ नहीं कि तुम्हें पालती रहूं और जब तक तुम्हारी शादी न हो तुम्हारे शरीर की जरूरतों के लिए एक सुविधा बनी रहूं। अब यह बताओ, मैं दूसरा फ्लैट ढूंढूं या तुम जाओगे? नितिन का चेहरा शर्म और अपमान से काला हो गया। झेंपते हुए बोला, मैं ही चला जाता हूँ। ठीक है, अगर हो सके तो कल शनिवार है, कल कहीं भी शिफ्ट हो जाना, मैं पुणे जा रही वीकेंड में, मेरे आने से पहले अपना सामान ले जाना। अनेरी ने ऑफिस से जल्दी उठकर रात की ही बस पकड़ ली और पुणे चली गई। शिवनेरी बस पुणे और मुंबई के बीच चलने वाली आरामदायक बसें हैं। सोफे जैसी सीट पर बैठकर अनेरी बीते दिनों को याद कर उदास तो हो रही थी, पर वह लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी खुद को संभालती जा रही थी। कई बार आंखें नम हुई, कई बार दिल बैठने को हुआ, पर नितिन की चालाकियां बहुत दिनों से देख रही थी। बहुत कुछ खलने लगा था। दिमाग कहता रहा जो हुआ अच्छा हुआ। पुणे आने तक दिल भी दिमाग का साथ देने लगा कि अच्छा हुआ एक लालची, स्वार्थी और कामचोर इंसान का साथ छूटा। मजबूत कदमों से चलते हुए उसने घर पहुंचकर खुद को मां की नर्म स्नेही बाहों में सौंप दिया। माँ थीं, उदास चेहरा देखकर समझ गईं बेटी रात को यूं ही तो नहीं आई, हमेशा सुबह की बस पकड़कर आती थी, पर उस समय किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसके पापा अजय ने उसे खूब दुलारा। खाना खाकर थकी हूँ माँ, सुबह बात करते हैं, कहकर अनेरी सोने लेट गई। शनिवार और किशनवार अनेरी ने हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा के साथ बिताए। तीनों थोड़ा घूम कर आए, बाहर खाया पिया। जया अनेरी की पसंद की चीजें बनाती रहीं। अनेरी का बुझा चेहरा देख 1 से 2 बार पूछा, अनेरी सब ठीक तो है न? ऑफिस के काम का स्ट्रेस है क्या? नहीं मम्मी, सब ठीक है। जया समझदार माँ थी, समझ गई बेटी अभी अपने मन की कोई बात शेयर करने के मूड में नहीं है, जब ठीक समझेगी खुद ही शेयर कर लेगी। माम बेटी की बॉन्डिंग अच्छी है, जब ठीक लगेगा बताएगी। संडे की रात अनेरी वापस मुंबई आने के लिए पैकिंग कर रही थी। अजय ने कहा, बेटा एक परिचित हैं, उन्होंने अपने बेटे आशीष के लिए तुम्हारे लिए बात की है। तुम जब ठीक समझो उनसे मिल लो, कहो तो अगली बार तुम्हारे आने पर उन्हें बुला लूं। बैग बंद करते हुए अनेरी के हाथ पल भर को रुके, फिर जया की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी मुझे थोड़ा समय दो। अजय ने कहा, अरे बेटा अब तुम 30 की हो गई, वेल सेटल्ड हो, यह परिवार अच्छा है, एक बार मिल तो लो, सब कुछ तुम्हारी हाँ कहने के बाद ही होगा। अनेरी ने कहा, इस समय मुझे जाने दें, मैं बहुत जल्दी आपसे इस बारे में बात कर लूंगी। अजय और जया आज के जमाने के पेरेंट्स थे,
उन्होंने बेटी पर अपनी मर्जी कभी नहीं थोपी। उसे भरपूर सहयोग दिया हमेशा। यह भी एक कारण था कि अनेरी बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और इंटेलिजेंट थी। वह अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की थी, फिर भी अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती। जया ने मन ही मन कुछ अंदाजा लगाया कि कोई बात है जरूर, हमेशा खिला रहने वाला चेहरा यूं ही नहीं बुझा। फिर कहा, ठीक है, तुम आराम से जाओ, ये बातें तो फोन पर भी हो जाएंगी। मुंबई अपने फ्लैट पर आकर अनेरी ने देखा कि नितिन अपना सारा सामान ले जा चुका है। खाली खाली तो लगा, पर उसने अपने आप को इतने समय में संभाल लिया था। उसने यह बात स्वाभाविक तौर पर ली, खुद से ही कहा कि इतने दिन का साथ था, कोई बात नहीं, आदत थी उसकी, छूट जाएगी। ऐसे झूठे रिश्तों के लिए अफसोस करने में वह अपनी लाइफ नहीं बिता सकती। अभी बहुत कुछ करना है, खुश रहना है, जीना है। लाइफ नितिन जैसों के साथ खत्म नहीं हो जाती। बस यह विचार आते ही अनेरी रोज की तरह ऑफिस पहुंची। किशन ने बताया कि नितिन किसी दोस्त के साथ रहने चला गया है। तुमने जो किया ठीक किया। नितिन के ऑफिस की बिल्डिंग से आते जाते जब भी कभी उसका आमना सामना हुआ, अनेरी के निर्विकार चेहरे को देख नितिन की कभी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। कुछ महीनों बाद अनेरी ने पेरेंट्स के कहने पर आशीष से मिलना स्वीकार कर लिया। आशीष मुंबई में ही काम करता था। वह अपने दो दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करता था। पुणे में आशीष अपने मम्मी पापा विकास और आरती और छोटी बहन सीमा के साथ उनके घर आया। पहली मीटिंग में तो सब एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। मुंबई में ही होने के कारण आशीष चाहता था कि वह मुंबई में ही जॉब करने वाली लड़की के साथ शादी करे। सबको यह सोचकर अच्छा लग रहा था कि दोनों पुणे आते जाते रहेंगे। दोनों के ही घर एक जगह थे, सब कुछ ही देखते तय होता गया। अनेरी ने पेरेंट्स की पसंद का मान रखा। आशीष से जितना मिली वह ठीक ही लगा। अनेरी चाहती थी कि नया रिश्ता वह ईमानदारी के साथ शुरू करे। वह आशीष को नितिन के साथ लिव इन में रहने के बारे में बताना चाहती थी। इस बारे में जब उसने अपने पक्के दोस्त किशन से बात की तो किशन ने कहा, क्या जरूरत है, मत बताओ। कोई भी लड़का कितनी भी मॉडर्न हो, यह बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? अगर वह मुझे बताए कि वह भी किसी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, उल्टा इस बात पर खुश होंगी कि मेरे होने वाले पति ने ईमानदारी के साथ मुझसे अपना सच शेयर किया। यार तुम अनेरी हो, सबसे अलग, सबसे प्यारी लड़की। फिर अनेरी को हंसाने के लिए शरारत से कहा, मेरी बीवी आज तक मेरे कॉलेज की गर्लफ्रेंड को लेकर ताने मारती है। अब बोलो। अनेरी हंस पड़ी, बकवास मत करो, जानती हूँ मैं तुम्हारी बीवी को, वह बहुत अच्छी हैं। हाँ यही तो समझो, लड़के जल्दी हजम नहीं करते ऐसी बातों को। वह तो तुम बहुत बड़े दिल की हो। किशन ने काफी समझाया, पर अनेरी जब आशीष के कहने पर उसके साथ डिनर पर गई तो अनेरी ने नितिन के बारे में सब बता दिया। सुनकर आशीष मुस्कुराया, तुम बहुत सच्ची हो अनेरी, मुझे इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। मेरे भी 2 ब्रेकअप हुए हैं, क्या हो गया, यह तो लाइफ है, होता ही रहता है। अब तुम मिली हो, बस मैं खुश हूँ। अनेरी के दिल से जैसे बोझ हट गया। 1-2 बार और आशीष से मिलने के बाद उसने अपने पेरेंट्स को इस शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। 4 महीने बाद की शादी की डेट भी फिक्स हो गई। दोनों पक्ष शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। बहुत तो नहीं, पर आशीष और अनेरी बीच बीच में मिलते रहते। दोनों ऑफिस के काम में व्यस्त रहते, पर चैटिंग, फोन कॉल्स चलते रहते। शादी पुणे में ही धूमधाम से हुई। दोनों के काफी कलीग्स आए। मुंबई आकर अनेरी के ही फ्लैट में आशीष अपने सामान के साथ शिफ्ट कर गया। दोनों खुश थे। अनेरी ने नितिन का ख्याल पूरी तरह से दिलो दिमाग से निकाल दिया था। 1 साल बहुत खुशी से बीता। अनेरी अपनी लाइफ से अब पूरी तरह संतुष्ट व सुखी थी।
दोनों छुट्टी होने पर कभी साथ पुणे निकल जाते, कभी किसी के पेरेंट्स मिलने आ जाते। सब ठीक था। अनेरी की अगली 2 प्रमोशंस तेजी से हुई। वह अब काफी अच्छे पैकेज पर थी। उसने बहुत जल्दी अब एक अपना फ्लैट लेने की इच्छा जाहिर की। आशीष ने कहा, देखो अनेरी, तुम्हारी सैलरी मुझसे अब काफी ज्यादा है, तुम चाहो तो ले लो अनेरी चौकी। अरे मेरा पैसा तुम्हारा पैसा अलग अलग है क्या? हमारा भी प्यारा सा अपना घर होगा, कब तक इतना किराया देते रहेंगे? देख लो, तुम ही सोच लो, मैं तो अपनी सैलरी से ईएमआई दे नहीं पाऊंगा, घर भी पैसा भेजना होता है मुझे। अनेरी ने आशीष के गले में बाहें डाल दी। कहा, ठीक है, तुम बस मेरे साथ फ्लैट पसंद करते चलो, सब हो जाएगा। यह सच था कि आशीष की सैलरी अनेरी से बहुत कम थी और जब से अनेरी की प्रमोशंस हुई थीं, आशीष की मेल ईगो बहुत हर्ट होने लगी थी। वह अक्सर उखड़ा रहता। अनेरी यह समझ रही थी, उसे खूब प्यार करती, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। और जब अनेरी ने कहा कि आशीष, मैं सोच रही हूँ मैं ऑफिस जाने आने के लिए एक कार ले लूं, बस में ट्रैफिक में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मजा आएगा, फिर पुणे भी कार से जाया आया करेंगे, अभी तो बस और ऑटो में बैठने का मन नहीं करता। आशीष ने कुछ तलख लहजे में कहा, तुम्हारे पैसे हैं, चाहे उड़ाओ चाहे बचाओ, मुझे क्या? कहकर आशीष वहां से चला गया। अनेरी इस बदले रूप पर सिर पकड़कर बैठी रह गई। 2 महीने में ही अनेरी ने फ्लैट और कार ले ही। ये आशीष मशीन की तरह पसंद करने में साथ देता रहा। थोड़ा समय और बीता तो अनेरी को आशीष के व्यवहार में कुछ और बदलाव दिखे। अब वह कहता, तुम ही पुणे जाकर सबसे मिल आओ, तो कभी कहता टूर पर जा रहा हूँ, 2 दिनों में आ जाऊंगा। अनेरी ने कहा, मैं भी चलूं? कार से चलते हैं, मैं घूम लूंगी। तुम अपना काम करते रहना, आने जाने में दोनों का कुछ चेंज हो जाएगा। आशीष ने साफ मना कर दिया। वह चला गया। अब वह पहले की तरह बाहर जाकर अनेरी से उसकी खबर बिल्कुल न लेता। अनेरी फोन करती तो बहुत बिजी हूँ, घर आकर ही बात करूंगी कहकर फोन रख देता। आशीष बहुत बदल रहा था और इसका कारण भी अनेरी के सामने जब आया तो वह ठगी सी रह गई। एक सुबह आशीष सो रहा था, उसका मोबाइल साइलेंट था, पर जब गीता नाम उसकी स्क्रीन पर बार बार चमकता रहा, अनेरी ने धीरे से फोन उठाया और दूसरे कमरे में जाकर जैसे ही हेलो कहा, फोन कट गया। अनेरी ने यूं ही व्हाट्सएप चैट खोल ली और जैसे तैसे फिर गीता और आशीष की चैट पढ़ती गई। साफ हो गया कि दोनों का जबरदस्त अफेयर चल रहा है। गुस्से के मारे अनेरी का खून खौल उठा। साफ साफ समझ आ गया कि आशीष की बेरुखी का क्या कारण है। वह चुपचाप सोफे पर बैठी कभी रोती कभी खुद को समझाती। आशीष के जागने का इंतजार कर रही थी। आशीष जब सोकर उठा, अनेरी के हाथ में अपना फोन देख चौंका। अनेरी का चेहरा देख उसे सब समझ आ गया। बेशर्मी से बोला, क्या हुआ, तुम बताओ, यह सब क्या चल रहा है? तो तुम भी तो शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। अनेरी हैरान रह गई, बोली, ये सब तो शादी से पहले की बात है और तुम्हें सब पता था। मैंने तुम्हें शादी के बाद तो कभी धोखा नहीं दिया, तुम तो मुझे अब धोखा दे रहे हो। असल में मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। मैं अब गीता से शादी करना चाहता हूँ। अनेरी ने गुस्से से कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तुम्हें आई थी लिव इन में रहते हुए पहले की बात अब इतने दिनों बाद करने का मतलब? अब अपनी अय्याशी छिपाने के लिए मुझ पर उंगली उठा रहे हो। मैंने अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया है, आज मैं पुणे जा रहा हूँ, कहकर आशीष अनेरी की तरफ कुटिलता से देखते हुए मुस्कराया और वॉशरूम चला गया। अनेरी को कुछ नहीं सूझ रहा था। यह क्या हो गया? अपना अफेयर चल रहा है तो गड़े मुर्दे उखाड़कर मुझ पर ही इल्जाम डाल रहा है। मेड आ गई तो वह भी ऑफिस के लिए तैयार होने लगी और चुपचाप आशीष को एक शब्द कहे बिना ऑफिस चली गई।
किशन ने उसकी उड़ी शक्ल देखी तो उसे कैंटीन ले गया और परेशानी का कारण पूछा। देर से रुके आंसू दोस्ती की आवाज सुनकर ही बह निकले। वह सब बताती चली गई। इतने में दोनों की एक और कलीग दोस्त सोनिया भी आ गई। सब जानकर वह भी हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद तीनों उठकर काम में लग गए। अनेरी के दिल को चैन नहीं आ रहा था। फिर एक और धोखा। क्या करे? क्या यह रिश्ता किसी तरह बचाना चाहिए? नहीं, जबरदस्ती कैसे किसी को अपने से बांध कर रखा जा सकता है? यह तो प्यार विश्वास का रिश्ता है। अब तो कुछ भी नहीं बचा। वह अपना आत्मसम्मान खोकर तो जबरदस्ती इस रिश्ते को नहीं ढो सकती। जो होगा देखा जाएगा। ऐसे रिश्ते का टूटना ही अच्छा है। जब रात को अनेरी घर लौटी, आशीष जा चुका था। वह अपनी पैकिंग अच्छी तरह करके गया था। लगभग सारा सामान ले गया। कुछ दिन बाद ही अनेरी को तलाक के पेपर मिले तो वह रो पड़ी। यह क्या हो गया? सब बिखर गया। उसकी कहाँ क्या गलती है? आशीष ने उसे फोन किया और कहा, साइन जल्दी कर देना। मैं कोर्ट में यही कहने वाला हूँ कि तुम चरित्रहीन हो। तुम पहले भी लिव इन में बहुत समय रह चुकी हो और मुझे ये सब बताया नहीं गया था, पर मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया था और तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। पर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि तुमने मुझे सब बता दिया था। अनेरी चुप रह गई। अगले दिन किशन और सोनिया ने सब जानकर अपना सिर पकड़ लिया। फिर सोनिया ने पूछा, अनेरी तुमने कैसे बताया था आशीष को नितिन के बारे में? मिलकर फिर बहुत कुछ चैटिंग में भी इस बारे में बात होती रही थी। चैट कहाँ है? उन्हें तो मैं डिलीट करती रहती हूँ। आशीष भी जानता है कि मुझे चैट डिलीट करते रहने की आदत है। अभी राजनीति में ड्रग केसेज में जो इतनी चैट खंगाल दी गई, वह भी नामी लोगों की, तो इसका मतलब यह मुश्किल भी नहीं। और मेरे पास गीता और उसके अफेयर का सबूत है। मैंने जब उन दोनों की चैट पढ़ी, खूब सारी पिक्स ले ली थीं। यह अच्छा किया तुमने, गुस्से में होश नहीं खोया, दिमाग लगाया। भांडुप में मेरा कजिन सुनील पुलिस इंस्पेक्टर है, उससे बात करूंगी। वह तुम्हारी पुरानी चैट निकलवा पाएगा। इसे तो तलाक हम देंगे। बच्चू याद रखेगा। सोनिया ने उसी दिन सुनील से बात की। उसने कहा सब हेल्प मिल जाएगी। किशन और सोनिया अनेरी के साथ खड़े थे। वीकेंड अनेरी ने पुणे जाकर अपने पेरेंट्स से बात करने का, उन्हें पूरी बात बताने का मन बनाया। अभी तक अनेरी ने अपने पेरेंट्स से कुछ भी शेयर नहीं किया था। आशीष अनेरी से अब बिल्कुल टच में नहीं था। कभी कभी एक मैसेज तलाक के बारे में कर देता। अजय और जया पूरी बात सुनकर सिर पकड़कर बैठ गए। कुछ समझ न आया। दोनों को नितिन के बारे में भी अब ही पता चला था। क्या कहते? बच्चे जब आत्मनिर्भर होकर हर फैसला खुद लेने लगे तो समझदार पेरेंट्स का कुछ कहने का फायदा नहीं है। यह भी जानते हैं। नितिन के साथ, आशीष के साथ बेटी का अनुभव अच्छा नहीं रहा। प्यारी समझदार बेटी दुखी है। यह समय उसे कुछ भी ज्ञान देने का नहीं है। इस समय उसे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, कोई ज्ञान नहीं। और आशीष तो गलत कर ही रहा था। नितिन की बात जरूर अजीब लगी थी, पर अब वे बेटी के साथ थे। अजय ने कहा, मैं आज ही वकील से बात करता हूँ। जया ने आशीष के पेरेंट्स अनिल और रमेश से बात की, मिलने के लिए कहा। उन्होंने अनेरी को चरित्रहीन कहते हुए जया के साथ काफी अपमानजनक तरीके से बात की तो सबको समझ आ गया, यह रिश्ता नहीं बचेगा। किशन और सोनिया अनेरी के टच में थे। सुनील ने काफी हिम्मत बंधा दी थी। बहुत कुछ सोचकर आशीष को अनेरी ने फोन किया। आशीष, मैं पुणे आई हुई हूँ, कल सुबह चली जाऊंगी। आज तुमसे मिलना चाहती हूँ। कैफे कॉफी डे में आज शाम को 5 बजे आओगे? ठीक है। पता नहीं क्या सोचकर आशीष मिलने के लिए तैयार हो गया। अनेरी बिना पेरेंट्स को बताए आशीष से मिलने के लिए पहुंची।
दिल में अपमान और क्रोध का एक तूफान सा था। आज भड़ास निकालने का एक मौका मिल ही गया था। एक टेबल पर बैठा आशीष उसे देखकर जीत और बेशर्मी के भाव के साथ मुस्कराया। उसके बैठते ही कहा, देखो, गिड़गिड़ाना मत, मुझे चरित्रहीन लड़कियां अच्छी नहीं लगती। यह सुनते ही अनेरी के दिल में कुछ बचा भी एक पल में खत्म हो गया। मजबूत स्वर में बोली, मुझे भी धोखेबाज लोग अच्छे नहीं लगते। आज तुम्हें बस इतना बताने आई हूँ कि मैं जाकर तलाक के पेपर साइन कर दूंगी। अभी तक पूरी तैयारी भी तो करनी थी। आशीष उसकी आवाज की मजबूती पर चौंका। कैसी तैयारी? तुम मुझे चरित्रहीन बताने वाले हो न? मैंने भी तुम्हारी और गीता की सारी चैट के फोटो ले लिए थे और इंस्पेक्टर सुनील हमारी वे चैट निकाल रहे हैं जिनमें मैंने तुम्हें साफ साफ नितिन के बारे में पहले ही बता दिया था और तुम्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। तुम्हारे ऊपर तो ऐसी ऐसी बात उठेगी कि किसी लड़की को आगे धोखा देना भूल जाओगे। सारी अय्याशियां न भूल जाओ तो कहना। मैं कभी कमजोर लड़की नहीं रही। तुम्हारे जाने का अफसोस हो ही नहीं सकता मुझे। मैं खुश हूँ कि जल्द ही तुमसे पीछा छूट गया। मैं तो एक बार फिर जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अब कोर्ट में अपने वकील के साथ मिलेंगे, कहकर मुस्कुराते हुए अनेरी खड़ी हो गई। फिर कुछ याद करते हुए बैठ गई। वेटर को इशारा करते हुए बिल मांगा और कहा, कॉफी भले ही ठंडी हो गई थी, भले ही पी भी नहीं, पर आज एक बार फिर मेरे आत्मविश्वास को देखकर तुम जैसे और नितिन जैसे पुरुष की यह उड़ी शक्ल देखने में बहुत मजा आया। कहते कहते उसने पेमेंट की और वहां से निकल गई। आशीष आने वाले तूफान से अभी से घबरा गया था। आशीष के लिए तलाक आम बात थी, पर जब बेवफाई लोगों को पता चले और माँ बाप की इज्जत और खुद की इज्जत गंवानी पड़े तो सबको फर्क पड़ता है। ऐसे ही कुछ हाल अभी आशीष के होने वाले हैं। आशीष इसी टेंशन में दारू पीने लगा और जिसके साथ उसके संबंध थे उसके साथ चिड़चिड़ा होने लगा। यही होता है जब आप बेवफाई की राह पर चल देते, आपका मन एक जगह कभी भी टिक नहीं पाता। एक गलती से दूसरी गलती और दूसरी गलती से तीसरी गलती आपको बर्बाद कर देती है। आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि आशीष के साथ आगे क्या होने वाला है। बर्बादी के अलावा और कुछ लिखा नहीं था उसके राह में।